हेलो बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा उत्पादन फलन किसे कहते हैं, उत्पादन फलन के प्रकार, उत्पादन फलन की विशेषताएं। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम। देखिए, जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, उत्पत्ति ह्रास नियम को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। यानी कि जो उत्पत्ति ह्रास नियम है वही क्या है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है। उनके अनुसार यह नियम बताता है कि उत्पत्ति के साधनों के अनुपात में परिवर्तन करने से कुल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो उत्पत्ति के साधन हैं उनके अनुपात में यदि हम परिवर्तन करें तो उसका कुल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह नियम उस बात को बताता है। उत्पत्ति ह्रास नियम का जो सर्वप्रथम उल्लेख है सन 1815 ईस्वी में सर एडवर्ड वेस्ट द्वारा अपने लेखों में किया गया था। प्रोफेसर टरगाट ने इसका वर्णन अपने लेखों में किया है, किंतु इसकी जो स्पष्ट व्याख्या है प्रोफेसर मार्शल, एडम स्मिथ, रिकार्डो माल्थस इत्यादि ने की है। उत्पत्ति के नियमों में उत्पत्ति ह्रास नियम को आधारभूत नियम माना गया है। इसमें जो पहले अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर मार्शल, वह इसको डिफाइन करते हुए कहते हैं कि यदि कृषि कला में कोई सुधार न हो तो भूमि पर प्रयोग की जाने वाली पूंजी एवं श्रम की मात्रा में वृद्धि करने से उत्पादन में सामान्यतः क्या होता है, अनुपात से कम वृद्धि होती है। अथवा दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो यदि एक निश्चित भूभाग पर पूंजी एवं श्रम की अधिकाधिक मात्रा का प्रयोग उत्पादन में वृद्धि के लिए किया जाए तो उससे जो प्राप्त सीमांत उत्पाद है वह घटती हुई दर से प्राप्त होगा। प्रोफेसर मार्शल द्वारा जो व्याख्या दी गई इसमें विशेष रूप से दो तथ्य सामने आते हैं। पहला आता है कि यह नियम सामान्यतः विशेषकर कृषि भूमि पर शीघ्र लागू होता है। नंबर 2, इस नियम के क्रियाशील होने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि कला में कोई सुधार न हुआ हो। आगे इसी क्रम में आती हैं श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। वे कहती हैं कि उत्पत्ति ह्रास नियम, जैसा कि सामान्य रूप से कहा जाता है, बताता है कि यदि उत्पादन के किसी एक साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाए तथा अन्य साधनों की मात्रा में क्रमशः वृद्धि की जाए तो एक निश्चित बिंदु के पश्चात जो होता है उत्पादन घटती हुई दर से वृद्धि को प्राप्त होता है, या जो उत्पादन है उसमें घटती हुई दर से वृद्धि होगी। आगे इसी क्रम में आते हैं प्रोफेसर बेनहम। प्रोफेसर बेनहम कहते हैं कि उत्पादन के साधनों के संयोग में एक साधन के अनुपात में जैसे जैसे वृद्धि की जाती है तो एक सीमा के पश्चात उस साधन का सीमांत तथा औसत उत्पादन घटता जाता है। आगे आते हैं इसी क्रम में, देखिए जो नेक्स्ट जो अर्थशास्त्री हैं वो आते हैं प्रोफेसर बोल्डिंग। तो प्रोफेसर बोल्डिंग कहते हैं जब कुछ साधन की स्थिर मात्रा के साथ किसी अन्य साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो परिवर्तनशील साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता अंततः अवश्य ही घट जाएगी। अगले अर्थशास्त्री प्रोफेसर स्टिगलर कहते हैं कि यदि एक साधन की मात्रा में समान दर से वृद्धि की जाती है जबकि अन्य साधनों की मात्राएं स्थिर रखी जाती हैं तो एक सीमा के बाद उत्पादन में होने वाली जो वृद्धियां हैं वह क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि उत्पत्ति का ह्रासमान नियम यह बताता है कि अन्य साधनों के स्थिर रहने पर किसी एक साधन की मात्रा में वृद्धि करने से एक बिंदु के बाद औसत उत्पादकता एपी तथा
सीमांत उत्पादकता एमपी में अंततः क्या आती है, गिरावट आती चली जाती है। अथवा हम दूसरे शब्दों में कहें तो यदि उत्पादन के किसी एक या अधिक साधनों की मात्रा को स्थिर रखते हुए अन्य साधनों को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो एक बिंदु के बाद परिवर्तनशील साधनों की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपज घटने लगती है। आगे आता है उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण। देखिए इस जो नियम है उत्पत्ति ह्रास नियम, इसकी क्रियाशीलता के लिए मुख्य रूप से कुछ कारण उत्तरदायी होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला कारण इसके लिए जो उत्तरदायी है वह है एक अथवा कुछ साधनों का स्थिर होना। जब एक या कुछ साधनों को स्थिर रखा जाता है और शेष साधनों को परिवर्तनशील रखा जाता है तो परिवर्तनशील साधनों की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता और अनुकूलतम जो संयोग होता है वह भंग हो जाता है। परिणाम स्वरूप उत्पादन शक्ति में ह्रासमान हो जाता है। दूसरा आता है उत्पत्ति के साधन एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते। जो उत्पादन के एक साधन को किसी दूसरे साधन के स्थान पर एक सीमा तक ही प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि जो उत्पादन के जो साधन हैं उन्हें एक दूसरे पे एक सीमा तक ही प्रयोग कर सकते हैं। आगे आता है उत्पत्ति ह्रास नियम या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या। देखिए जो उत्पत्ति ह्रास नियम है, इस नियम की व्याख्या तीन आर्थिक धारणाओं पर मुख्यतः आधारित है। पहला जो धारणा आती है वह आती है कुल उत्पाद, टोटल प्रोडक्टिविटी टीपी। दूसरी आती है सीमांत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एमपी। तथा तीसरी आती है औसत उत्पाद, एवरेज प्रोडक्टिविटी एपी। अब देखिए ये तीनों है क्या। कुल उत्पाद टीपी की बात करें तो कुल उत्पाद वह उत्पादन है जो परिवर्तनशील साधनों की निश्चित इकाइयों के प्रयोग से प्राप्त होता है। यानी कि जो कुल उत्पादन होगा वह उत्पादन होगा जो परिवर्तनशील साधन हैं हमारे उत्पत्ति के, उनकी निश्चित इकाइयों के प्रयोग से हमें प्राप्त होगा। दूसरा आता है सीमांत उत्पाद एमपी। सीमांत उत्पाद वह उत्पादन है जो परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से प्राप्त होगा। यानी कि जो सीमांत उत्पादन है, जो हम परिवर्तनशील साधन उत्पत्ति के यूज कर रहे हैं, उसके एक एक्स्ट्रा इकाई जो हम यूज कर रहे हैं उसके प्रयोग से जो उत्पादकता प्राप्त होती है वह कहलाती है सीमांत उत्पादकता। तीसरा आता है औसत उत्पाद एपी। औसत उत्पाद जो होता है उत्पादन की वह मात्रा है जो कुल उत्पाद को परिवर्तनशील साधन की कुल इकाइयों से भाग देने पर प्राप्त किया जाता है। इस नियम को कुल उत्पाद या कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जबकि उत्पत्ति का एक साधन परिवर्तनशील है तथा अन्य साधन यथावत क्या है, स्थिर है। माना किसी उत्पादन के श्रम व पूंजी मुख्य साधन है। माना एक उत्पादक पूंजी को स्थिर रखता है तथा श्रम की इकाइयों में परिवर्तन किया जाता है तो उत्पादन में भी परिवर्तन हो जाएगा। प्रारंभ में देखिए जब श्रम की इकाइयों में वृद्धि की जाती है तो कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन में भी वृद्धि होती जाती है, किंतु एक बिंदु के बाद सीमांत उत्पादन तथा औसत उत्पादन गिरने लग जाते हैं तथा इसके बाद जो होता है कुल उत्पादन भी गिरने लग जाता है। इसे हम निम्नलिखित सारणी द्वारा समझ सकते हैं। आपको एक सारणी दिखाई देगी। सारणी में देखिएगा पूंजी की इकाइयां के स्थिर साधन के रूप में मापी गई है 10 10 10। श्रम की इकाइयां एल से दिखाया गया है, परिवर्तनशील साधन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके। कुल उत्पाद आपको दिखेगा टीपी 8 18 30 40 45 48 50 50 45 35। देखिए कुल उत्पाद शुरू में बढ़ रहा है, फिर एक बिंदु के बाद यह क्या हो रहा है, स्थिर होने के बाद फिर घटना शुरू हो गया है। इसी प्रकार सीमांत उत्पाद जो है यह कुल उत्पादन में परिवर्तन को दर्शा रहा है। इसको देखिए जैसे सीमांत उत्पादन जो प्राप्त किया गया है 8 - 0 8, 18 - 8 10, 30 - 18 12, 40 - 30 10, 45 - 40 5, 48 - 45 3, 50 - 48 2, 50 - 50 0, 45 - 50 -5, 35 - 45 -10। तो देखिए शुरू में तो सीमांत उत्पादन जो है बढ़ रहा है, फिर एक बिंदु के बाद ये घटने लग गया है, फिर शून्य हो गया है और फिर माइनस में ऋणात्मक चला गया है। इसी प्रकार औसत उत्पाद निकाला गया है एपी। तो टोटल जो
है, यानी कि जो कुल उत्पादन है उसमें श्रम की इकाइयों से भाग देके प्राप्त किया गया है। तो शुरू में देखेंगे 8, 9, 10, 10 जो दिखा रहा है ये प्रथम अवस्था है, यानी कि बढ़ रहा है। फिर द्वितीय अवस्था में घटना शुरू हो गया है और तृतीय अवस्था में फिर और भी ज़्यादा घटना शुरू हो गया है। तो ये है आपका औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद। देखिए, उपरोक्त सारणी जो भी आपने देखी यह बताती है कि पूंजी की स्थिर इकाइयों पर जब श्रम की इकाइयों पर वृद्धि की जाती है तो कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन बढ़ते जाते हैं। और जब औसत उत्पादन अधिकतम हो जाएगा तो सीमांत उत्पादन तथा औसत उत्पादन बराबर हो जाते हैं, यानी कि जब औसत उत्पादन अधिकतम हो जाता है तो सीमांत उत्पादन तथा औसत उत्पादन भी आपस में बराबर हो जाते हैं। इसी प्रकार श्रम की इकाइयों में वृद्धि करते रहने पर कुल उत्पादन अधिकतम बिंदु को प्राप्त कर लेगा, किंतु श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या रहती है? शून्य रहती है। और जब कुल उत्पादन गिरने लग जाता है तो सीमांत उत्पादन क्या होता है? ऋणात्मक हो जाता है। उपरोक्त सारणी में श्रम परिवर्तनशील साधन तथा पूंजी स्थिर साधन है। उत्पादन प्रक्रिया 3 अवस्थाओं में बांटी गई है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। तो चित्र में आप देखेंगे एक्स अक्ष पर या ओ एक्स अक्ष पर हमने परिवर्तनशील साधन की मात्रा या श्रम की इकाइयों, जो परिवर्तनशील साधन श्रम है उसकी इकाइयों को मापा है। ओवाई एक्सिस पर हमने उत्पादन को मापा है, सीमांत उत्पादन, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन। टीपी यहाँ पे कुल उत्पाद वक्र को दर्शा रहा है, एपी औसत उत्पाद वक्र को दर्शा रहा है, एमपी सीमांत उत्पाद वक्र को दर्शा रहा है। जी यहाँ पे झुकाव बिंदु है। अब देखिए, इस रेखा चित्र में स्पष्ट है कि नियम 3 अवस्थाओं में लागू होता है। रेखा चित्र में जो जी दिख रहा है झुकाव का बिंदु है, जो यह दर्शाएगा कि ओ से जी तक कुल उत्पादन टीपी में तीव्र गति से वृद्धि होती है, क्योंकि इस अवस्था में सीमांत उत्पादन एमपी उत्तरोत्तर तीव्र गति से बढ़ता जाता है। इसलिए ओ से सी बिंदु तक कुल उत्पादन टीपी वक्र ओ एक्स के प्रति उन्नतोदर होती है, परंतु सी बिंदु के बाद आप देखेंगे कि जो टीपी वक्र है ओ एक्स के प्रति नतोदर हो जाता है, क्योंकि सीमांत उत्पादन एमपी में क्रमशः कमी होने लगती है। तथा चित्र से यह भी स्पष्ट है कि जी बिंदु जो है ई बिंदु सीमांत उत्पादन के अधिकतम होने के स्थान के ठीक ऊपर है। आगे आता है नियम की 3 अवस्थाएं। देखिए, जब उत्पत्ति के एक साधन श्रम या पूंजी में वृद्धि की जाती है जबकि उत्पत्ति के अन्य साधन स्थिर रखे जाएं, तो परिणाम स्वरूप उत्पादन की 3 संभावनाएं या अवस्थाएं हो सकती हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहली अवस्था है उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा हो, इंक्रीजिंग रेट। उत्पादन स्थिर दर से बढ़ रहा हो, कांस्टेंट रेट। उत्पादन गिरती हुई दर से बढ़ रहा हो, डिक्रीजिंग रेट। तो ये 3 स्टेजें हैं। यदि उत्पादन की प्रतिशत दर साधनों की प्रतिशत दर से अधिक बढ़ती है, यदि उत्पादन की प्रतिशत दर साधनों की प्रतिशत दर से अधिक बढ़ती है तो वह उत्पादन का बढ़ता हुआ प्रतिफल का नियम कहलाता है। जब उत्पादन में प्रतिशत परिवर्तन साधनों के प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है, जब उत्पादन में प्रतिशत परिवर्तन साधनों के प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है तो वह स्थिर या समता प्रतिफल का नियम कहलाता है। इसके विपरीत यदि उत्पादन में जो प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है वह साधनों के प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो वह घटते हुए प्रतिफल का नियम कहलाता है। वर्तमान समय में जो प्रथम 2 नियम हैं, जो उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है और उत्पादन स्थिर दर से बढ़ रहा है, ये जो 2 नियम हैं इनका आर्थिक क्षेत्र में कोई विशेष महत्व अब नहीं है, क्योंकि ये दोनों नियम जो होते हैं अल्पकाल में लागू होते हैं। इस प्रकार ह्रासमान या घटता हुआ प्रतिफल नियम ही एक ऐसा नियम है जो आर्थिक क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह नियम दीर्घकाल में लागू होता है। अब इसकी जो 3 अवस्थाएं हैं उनकी बात करते हैं। तो प्रथम अवस्था जो इसमें आती है, इस अवस्था में श्रम की इकाइयों में वृद्धि करते जाने पर कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन बढ़ते हैं, किंतु एक बिंदु के बाद क्या होता है, सीमांत उत्पादन घटने लगता है। प्रथम अवस्था उस बिंदु पर समाप्त हो जाती है जहां औसत उत्पादन अधिकतम होता है या सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन के बराबर हो जाता है। इस अवस्था को बढ़ते हुए उत्पादन की अवस्था हम कहते हैं। द्वितीय अवस्था में देखिए, इस अवस्था में क्या होता है, द्वितीय अवस्था में सीमांत उत्पादन गिरने लग जाता है, अतः कुल उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होती है।
यह उस बिंदु पर समाप्त होती है जहां कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है या सीमांत उत्पादन क्या हो जाता है, शून्य। या तो कुल उत्पादन अधिकतम हो जाए या सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। इस अवस्था में श्रम का औसत उत्पादन सदैव श्रम के सीमांत उत्पादन से अधिक होता है। उत्पादन की दृष्टि से यह अवस्था लाभदायक एवं संभावित है, क्योंकि इसमें क्या होता है, उत्पत्ति के साधनों की जो कार्य कुशलता है उसका अधिकतम प्रयोग करके हम कुल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं या अधिकतम कर सकते हैं। इस प्रकार इस अवस्था को स्थिर प्रतिफल की अवस्था भी कहते हैं। तीसरी स्टेज जो सामने आती है वह है, इस अवस्था में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, अतः कुल उत्पादन तथा औसत उत्पादन गिरने लगता है। यह अवस्था उस बिंदु से प्रारंभ होती है जहां सीमांत उत्पादन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है या कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है। इस दशा में कुल उत्पादन तथा औसत उत्पादन क्या होंगे, गिरने लग जाएंगे, क्योंकि सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है तथा सीमांत उत्पादन वक्र MP एक्स अक्ष के नीचे चला जाता है। इस अवस्था में स्थिर साधन की तुलना में परिवर्तनशील साधन की मात्राएं अधिक बढ़ाई जाती हैं, तो परिवर्तनशील साधन की ऋणात्मक सीमांत उत्पादकता प्राप्त होती है। इस प्रकार जो ये अवस्था है इसे घटते हुए या ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था हम कहते हैं। आगे आता है अब नियम की मान्यताएं, यानी कि जो ह्रासमान प्रतिफल नियम है इसकी जो मान्यताएं हैं। ह्रासमान प्रतिफल नियम कुछ विशेष दशाओं में लागू होता है। यह नियम निम्न मान्यता लेकर चलता है। नंबर 1, उत्पादन की तकनीकी यथावत स्थिर रहनी चाहिए। यदि पुरानी तकनीक की जगह सुधरी हुई तकनीक का प्रयोग करना शुरू कर दें तो औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन घटने के बजाय क्या हो जाएंगे, बढ़ने लग जाएंगे। दूसरा आता है परिवर्तनशील जो साधन है, परिवर्तनशील साधन की एक एक इकाई का प्रयोग करना चाहिए तथा इसके साथ प्रत्येक इकाई मात्रात्मक तथा गुणात्मक रूप से समान होनी चाहिए। यानी कि जो परिवर्तनशील साधन है हम यूज कर रहे हैं उसकी एक एक इकाई का प्रयोग हम करें तथा इसके साथ ही जो प्रत्येक इकाई है वो मात्रात्मक या गुणात्मक रूप से आपस में समान होनी चाहिए। तीसरा जो नियम की मान्यता है वह है, जिन अन्य साधनों को यथावत स्थिर रखने की कल्पना की जाती है वह पूर्ण रूप से स्थिर रहने चाहिए। यदि इन साधनों की मात्राओं में परिवर्तन कर दिया जाए तो यह अध्ययन क्या कहलाएगा, पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत किया जाएगा। आगे आता है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का महत्व। देखिए प्रोफेसर मार्शल का विचार था कि उत्पत्ति ह्रास नियम केवल कृषि, खनन, भवन निर्माण, मत्स्य पालन आदि के क्षेत्रों में ही लागू होता है, विनिर्माणी उद्योगों में नहीं। इस प्रकार उन्होंने इस नियम को कृषि व उससे संबंधित क्रियाओं तक ही सीमित कर दिया था, किंतु जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार यह नियम जो है उत्पादन के सभी क्षेत्रों में क्रियाशील रहता है, परंतु शर्त यह है कि उत्पादन प्रक्रिया दीर्घकाल तक चले। इसी क्रम में प्रोफेसर विक्सटीड ने इस नियम के महत्व को स्वीकारते हुए कहा कि ह्रासमान प्रतिफल का नियम उतना ही सार्वभौमिक है या सत्य है जितना कि जीवन का नियम है। प्रोफेसर सेलिगमैन के शब्दों में क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम ही उत्पत्ति का सामान्य नियम है। क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि एवं समता नियम इसके अस्थायी रूप हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम एक तार्किक अनिवार्यता है। उत्पत्ति ह्रास नियम एक तार्किक अनिवार्यता है। अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांत जो हैं इस उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित होते हैं, जैसे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, रिकार्डो का लगान सिद्धांत, वितरण का सिद्धांत, मांग का नियम आदि। यह सिद्धांत कृषि क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लागू होता है, जैसे खनन उद्योग, मत्स्य पालन उद्योग, भवन निर्माण, विनिर्माण, निर्माण इत्यादि। इतना अवश्य है कि यह नियम कृषि में जल्दी लागू होता है किंतु उद्योगों में देर से लागू होता है, क्योंकि उद्योगों में जो प्रकृति की अपेक्षा क्या होता है, मनुष्य का प्रभाव अधिक होता है, जिससे इसमें देर से लागू होता है। इस प्रकार यह नियम विकसित तथा अर्धविकसित देशों में जनसंख्या समस्या, निम्न जीवन स्तर, उत्पत्ति के साधनों का मूल्य निर्धारण, उत्पादित वस्तुओं की प्रकृति, उत्पादन की विधियां तथा विभिन्न देशों के मध्य व्यापारिक वस्तुओं की प्रकृति
तथा समस्याओं को समझने में क्या है, महत्वपूर्ण है। तो यह था आपका परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत उत्पत्ति ह्रास नियम। इसके बाद अब आगे जो हम टॉपिक बात करेंगे वह है उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम आदि। धन्यवाद।